आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। दोस्तों, फिल्मों में बाइसेप्स वाले पुलिस ऑफिसर तो हम सभी ने देखे हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसे पुलिस ऑफिसर्स कम ही देखने को मिलते हैं जिन्हें देखकर मुजरिम भी कांपने लगते हैं। जी हां, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे रियल सिंघम से, जो अपने 56 इंच के सीने के साथ अगर अखाड़े में उतर जाएं तो पहलवानों को चारों खाने चित कर दें। तो आइए इस्तकबाल करते हैं तिहाड़ जेल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट दीपक शर्मा से मुलाकात करते हैं आज, और साथ में बात करेंगे वैक्सीनेशन की डॉक्टर कौसर अली शाह से। आप चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं वैक्सीनेशन सेंटर आकाश हेल्थ केयर, और हैदराबाद से मेरे साथ जुड़े हैं मेरे साथी अभय उपाध्याय। आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और हाँ, जब भी आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज बंद कर दें, हमें इंतजार रहेगा आपके सवालों का। दीपक जी, सबसे पहले आपसे बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या ये सच है कि तिहाड़ में जो कैदी हैं वो आपकी बॉडी देखकर ही डर जाते हैं? जी तरन्नुम जी, जहां तक आपने कहा एक डर वाली बात है, तो जो एक हमारा बॉडी का जो फर्स्ट अपीयरेंस होता है वो एक लास्ट अपीयरेंस होता है। तो अगर मैं मुलजिम की बात करूं तो सामने जब मुलजिम देखता है कि मेरे सामने कोई एक लंबा चौड़ा एक अधिकारी खड़ा है, तो उसके जो हौसले हैं वो पहले ही कम हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बॉडी स्ट्रक्चर है, ये इन चीजों के लिए काफी मैटर करता है, और इसका इफेक्ट भी मेरे को डेली अपने वर्क लाइफ में देखने को भी मिलता है। जी दीपक जी, आप तिहाड़ में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हैं, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बिजी रहते होंगे आप, साथ में आप बॉडी बिल्डिंग भी करते हैं, तो दोनों चीजों को बैलेंस कैसे करते हैं लाइफ में? जी तरन्नुम जी, ये जो दोनों चीजों की बैलेंसिंग है, ये शुरू में तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन जैसे जैसे मैं इसमें आगे बढ़ता रहा सॉरी जैसे मैं इसमें आगे निकलता रहा, रिजल्ट इसमें मेरे को नजर आने लगे, तो अब और अच्छी डेडिकेशन के साथ और मोटिवेशन के साथ मैंने इसको कंटिन्यू किया। मेरे जो ऑफिसर्स हैं, सीनियर्स हैं, उनका काफी अच्छा मुझे सपोर्ट रहा, और मेरे जब भी इवेंट्स आते हैं, गेम्स आते हैं, तो मेरे सीनियर्स मेरे को टाइमली जो भी मेरी लीव एप्लीकेशन होती है मुझे वो ग्रांट की जाती है। सीनियर्स का एप्रिसिएशन मिलता है, जो मेरे को वर्कर्स हैं वो भी सब मोटिवेट रहते हैं, मेरे जूनियर्स भी काफी कुछ सीखते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए मुझे और ज्यादा डेडिकेशन मिलती है, और मैं और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी आगे बढ़ाता हूँ। दीपक जी, आजकल युवाओं में खासकर बॉडी बिल्डिंग के प्रति एक बहुत ही रुझान बढ़ा है। बहुत लोग हर एक साल न्यू ईयर रिजोल्यूशन भी लेते हैं। अभी तो 2021 शुरू हुआ है कि इस साल चलो और कुछ करे ना करे बॉडी बिल्डिंग जरूर करेंगे, लेकिन थोड़े दिनों के बाद उनका हौसला टूट जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे, कितने दिनों तक उनको इसमें कंटिन्यू करना चाहिए कि एक पॉजिटिव रिजल्ट उनकी बॉडी में दिखने लगे, जिससे कि उनका हौसला बढ़े और वो इसमें आगे की और फिजिकल एक्सरसाइजेज में और फिटनेस पर ध्यान दें? सर, ये आज जो अभी हम जिस एरा में जी रहे हैं, हम इतने ज्यादा कंफर्ट जोन में हैं, इतनी ज्यादा लग्जरी लाइफ में है कि फिजिकल एक्टिविटी तो हमारी लगभग जीरो रहती है। तो मैं अपने सभी यूथ से, युवाओं से इतना ही कहना चाहूंगा कि फिटनेस को अपनी लाइफस्टाइल का एक पार्ट बनाएं, अपने रूटीन का एक हिस्सा बनाएं, जिससे उनका लाइफस्टाइल अच्छा रहे, हेल्दी रहे, माइंड भी अच्छा रहे। और अगर वो इसमें अपना आगे करियर देख रहे हैं तो इसमें करियर के पर्सपेक्टिव भी बहुत अच्छे हैं। जी, तो आप जैसे फिजिकल एक्सरसाइज के थ्रू और जब भी वर्कआउट्स करते हैं तो एक पॉजिटिविटी बढ़ती है, तो क्या आप तिहाड़ में कैदियों को भी ये बताते हैं कि चलिए बॉडी बिल्डिंग ना सही, कम से कम रोज़ थोड़ा वक्त इसमें ज़रूर दें, जिससे कि उनमें जो उनकी निगेटिविटी जो है वो ख़त्म हो और जीवन के लिए एक नया, उनमें एक नई एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो? जी, तिहाड़ जेल के अंदर जिमिंग तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन ओपन जिम के कुछ सेटअप हमने वहां शुरू किए हैं, उनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन फिजिकल एक्टिविटी की बात करें तो हम योगा क्लासेस करते हैं, बाहर के एनजीओज को हायर करते हैं, और 3 महीने का सर्टिफिकेशन जेल के अंदर हम उनको प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि वो बाहर जाके रिहेबिलिटेशन में उनकी हेल्प करता है। और इसमें बहुत से कैदी हैं जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और ये प्रोग्राम हमारा अभी कोरोना के चलते फिलहाल बंद है,
अदरवाइज ये कंटिन्यूएशन में पिछले तकरीबन 4 से 5 सालों से चल रहा है। जी दीपक जी, आपके पास लौटेंगे। आप कोरोना में तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ बंद हो गई थी, कई अभी भी बंद हैं, धीरे धीरे चीज़ें खुलने लगी हैं। अब स्कूल कॉलेज में एग्जाम्स के भी शेड्यूल्स आने लगे हैं। डॉक्टर कौसर हमारे साथ हैं। डॉक्टर कौसर, अभी तो वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, इसका हम लोग इफेक्ट भी देखेंगे, और आपने भी लिया है, तो आपने कैसा महसूस किया, क्या तब्दीलियाँ आपकी बॉडी में आई, और बाकी अपने एक्सपीरियंस को जरा आप शेयर करें। मेरे को तो वैक्सीनेशन लग चुका है, सो आई वांट टू टेल यू दिस इज व्हाट माय एक्सपीरियंस इज। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि मेरा सैटरडे को वैक्सीनेशन लगा था और अब 48 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। अगर मैं इस चीज़ को याद ना करूं या कोई याद ना कराए तो मुझे याद ही नहीं आता इसके बारे में जी। तो मैं उससे ये कहना चाहता हूं कि ये इतना सिंपल चीज़ है, इतनी छोटी सी चीज़ है, जिसके बारे में कि हम कॉन्टिन्यूसली बात करे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, लोग डरे जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें हमको उसको लेकर डरना चाहिए या अपने मन के अंदर कोई भी किसी भी तरह का हमको कोई डाउट रखना चाहिए। जी बिल्कुल। अभी मैं वॉल स्ट्रीट में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें लॉन्ग कोविड के ऊपर बहुत ही लंबा एक लेख छपा है, जिसमें बताया जा रहा है कि जिन लोगों को माइल्ड इन्फेक्शन भी हुआ था कोविड का, बहुत दिनों के बाद, 3-4-5 महीनों के बाद, बहुत सारी उनमें सिम्टम्स ऐसे दिख रहे हैं जो बहुत परेशान करने वाले हैं। किसी को भूलने की बीमारी हो जा रही है, किसी को हेडेक रह रहा है, किसी को बॉडी पेन है। तो मुझको लगता है कि लोग उन चीज़ों को तो झेलने को तैयार हैं, लेकिन एक वैक्सीन को लेकर ऐसा कन्फ्यूजन फैल गया है कि हल्के से रिएक्शन को भी बर्दाश्त नहीं करना चाह रहे हैं लोग। आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जैसे मैं आपसे कह रहा था कि अगर मुझे कोई याद नहीं करा रहा है या पूछ नहीं रहा है कि वैक्सीन के बाद कैसा लग रहा है, तो मुझे सीरियसली याद ही नहीं आ पाता कि मैंने वैक्सीन लगवाई है। बिकॉज ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ थी, छोटा सा इंजेक्शन, 1 सेकंड लगता है उसके अंदर, एंड इतने अच्छे से पूरा अरेंज किया हुआ है। इसके फॉलोअप्स के बारे में भी, वैक्सीन लगने के बाद भी मेरे पास मैसेज आया गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की तरफ से, विच इज़ जो एक ऑटोमेटेड मैसेज है कि आप बिल्कुल ठीक हो, फिर एक्सपीरियंस आपका कैसा था। तो एक हमने इसका एक हवा टाइप बना दिया है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और मेरे ख्याल से लेकिन अभी थोड़ा फ़र्क पड़ा है, लोगों को इस चीज़ का समझ आ रहा है, जैसे जैसे लोग वैक्सीनेट अपने आप को करवा रहे हैं एंड वो देख रहे हैं कि कोई इसका रिएक्शन नहीं है इतना। तो हमारे यहाँ पे भी मैं जो अपने हॉस्पिटल का ट्रेंड देख रहा हूँ पिछले 5 दिन का, क्योंकि अभी प्रैक्टिकली 5 दिन हो गए हैं विच आर द इफेक्टिव डेज जो हमारे यहाँ वैक्सीनेशन शुरू हुआ था। 16 तारीख वाज पहला दिन, उसके बाद फिर जैसे 4 दिन और लग चुका है, आज का दिन मैं उसमें काउंट नहीं कर रहा हूँ। तो 5 दिन में 100 पर डे के हिसाब से हमारे यहाँ 500 लोगों को वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए था, जो कि अभी हुआ है हमारे यहाँ 412, जो कि 82% के आसपास आता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो एनकरेजिंग चीज़ है, वो एक बड़ी जो हौसला बढ़ाने वाली बात है, अगर हम इस ट्रेंड को देखते हैं कि पिछले 2 दिनों में कैसा था, तो थर्सडे को हमारे यहाँ पे पूरे 100 जो टारगेट थे वो पूरे हुए, 100 लोगों ने वैक्सीनेशन कराया। एंड सैटरडे को, जिस दिन मैंने भी लगवाया था, उस दिन हमारे यहाँ टारगेट से भी ऊपर निकल गए, 110 लोगों ने वैक्सीनेशन कराया हमारे यहाँ। तो मेरे ख्याल से जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है, लोगों को समझ में आता जा रहा है कि ये एक मुद्दा बेकार का हम लोगों ने बना लिया हुआ है कि वैक्सीन जो है वो दिक्कत कर सकती है। ऐसा नहीं है। डॉक्टर कौसर, जैसे कि डॉक्टर कौसर, अभी जैसे लोग ज्यादा परेशान हो रहे हैं, ज्यादा घबरा रहे हैं साइड इफेक्ट्स को लेकर के, आपको वैक्सीन लगी, किसी तरह के कोई साइड इफेक्ट्स आपके नहीं, आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, तो जिन लोगों में साइड इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं, क्या कोई खास कुछ लोग हैं या कोई उन्हें बीमारी है, या किन लोगों में ज्यादा नजर आ रहे हैं, आपका क्या कहना है इस पर? ये अगेन ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई खास तरह के लोगों में कोई रिएक्शंस हो रहे हों। अब हमारे यहाँ पे एज आई वाज टेलिंग, हमारे हॉस्पिटल में 412 लोगों को इंजेक्शंस लगे, वैक्सीनेटर अभी तक लग चुकी है, जिसमें से सिर्फ 3 लोगों को थोड़ा रिएक्शन हुआ, जो कि फीवर वगैरह कुछ आ गया, जो कि कुछ भी नहीं है, विच इज़ बिल्कुल 1% के आसपास है। एंड अब वो लोग पूरी तरह से ठीक है, जिनको थोड़ा बहुत ही फीवर वगैरह या बॉडी हुआ भी था, 1 आध दिन का उन लोगों ने रेस्ट लिया, वो पूरी तरह से फिट हैं, आराम से वो लोग भी अब नॉर्मल तरीके से काम कर रहे हैं। तो उनको अगर हम कंपेयर करें तो उनके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो पिक्यूलियर हो, कोई खास हो कि उन्हीं को रिएक्शन क्यों हुआ हो। तो ये एक चांस की बात है, जिसको हो गया थोड़ा बहुत रिएक्शन ठीक है, जिसको नहीं हो रहा है मेरे ख्याल से हमें वो देखना चाहिए, बिकॉज ज़्यादातर लोगों को रिएक्शंस नहीं हो रहे हैं एंड 99% लोगों को इनफैक्ट रिएक्शंस नहीं हो रहे हैं।
जी डॉक्टर कौसर, अगर वैक्सीनेशन की ही बात करें तो वैक्सीन लगाने से पहले कुछ प्रोटोकॉल्स भी तय किए गए होंगे, जैसे कि आपको भूखे पेट वैक्सीन नहीं लगवानी है, या फिर वैक्सीन लगाने से पहले जो आपकी मेडिकल हिस्ट्री है वो आपको जरूर बतानी है। तो क्या इस तरह की और भी कई चीजें हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है वैक्सीन लगवाने से पहले? देखिए, खाने पीने का इससे कोई लेना देना नहीं है। आप भूखे पेट खाली पेट कैसे भी लगवा सकते हैं, क्योंकि ये तो इंट्रामस्कुलर डोज है, इसका कोई खाने के रास्ते से कोई लेना अच्छा। देना नहीं है। और जहाँ तक बीमारी की बात है, वैक्सीनेशन का 3 फेजेस में बांटा हुआ है उसका पूरा सेंटर को। सबसे पहले हम जब वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं तो आपसे हिस्ट्री पूछी जाती है, आपके बारे में जाना जाता है, एंड आपको अगर कोई भी डाउट हो रहा है, कोई भी सस्पेक्शन अपने बारे में, कोई ऐसा लग रहा है कि आप वैक्सीन नहीं लगवाना चाहें, लगवाएं, वो सारे डाउट आपके क्लियर किए जाते हैं पहले। फिर आप वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं, जब आपको इंजेक्शन दिया जाता है उसके बाद आपको बताया जाता है कि हो सकता है आपको हल्के फुल्के कुछ रिएक्शंस हो सकते हैं, इसके लिए आपको अगले 30 मिनट तक हमारे ऑब्जर्वेशन रूम में बैठना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। इसमें आपको जो भी पुरानी बीमारियां हैं, जो भी आपको पुरानी दवाइयां चल रही हैं, आपको डेफिनेटली वो वहां पे बताना ही है। जी बिल्कुल, जी आएंगे कौसर साहब आपके पास एक बार फिर से और वैक्सीन के बारे में और सारी जानकारियां लेंगे। दीपक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, क्या आप प्रोफेशनल्स जो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें भी शिरकत करते हैं आप? जी मैं रेगुलर जो भी हमारे अच्छे लेवल के कंपटीशंस होते हैं मैं सारे खेलता हूँ। पिछले तकरीबन 3 साल से ऑलमोस्ट जितने भी टाइटल्स हैं मैं सारे टाइटल बॉडी बिल्डिंग के ले चुका हूँ, जिसमें मिस्टर दिल्ली, मिस्टर यूपी, मिस्टर हरियाणा, स्टील मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया, मिस्टर YMCA, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज। तो इसी तरीके के जितने भी ऑलमोस्ट सारे टाइटल्स हैं मैं ऑलरेडी मैं बैक कर चुका हूँ, और आगे भी जो मेरे इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उनकी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और अभी अप्रैल में मेरा एक बहुत अच्छा एक नेशनल लेवल का कंपटीशन है, तो उसमें भी अगर सब कुछ ठीक रहता है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ जाती हैं प्रॉपर, तो उसको खेलने की पूरी तैयारी रहेगी। जी, उसके लिए आपको शुभकामनाएं। अभी हमने तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं आपकी मसल्स कितनी डेवलप हैं, तो इसके लिए आपको रोज कितने घंटे देने होते हैं इसके ऊपर? जी आप रेगुलर कितना वक्त अगर देते हैं इसके मैं ऊपर? जी अगर 12 महीने की बात की तो 1 से 1.5 घंटा मेरे को रूटीन में देना ही होता है, और कंपटीशन टाइम में ये जो टाइम है ये बढ़ के 2.5 से 3 घंटे तक चला जाता है। जैसे सपोज दैट अगर मेरा 1 महीने बाद कंपटीशन है तो 1 महीने की जो मेरी तैयारी होगी वो 2.5 से 3 घंटे पर डे होगी, और ये वीक में 5 to 6 डेज रहती है। अच्छा, ऐसा देखने में आया है, पहले हम लोग कई रिपोर्ट भी मीडिया में हमारे पास आती रहती हैं, लोग जल्दी बॉडी बिल्डिंग करने के लिए, मसल बिल्डअप करने के लिए आजकल इंजेक्शंस का भी सहारा लेते हैं। दिल्ली में तो बल्कि 10,000 के इंजेक्शंस, 12,000, 15,000 के इंजेक्शंस कि वो आपको कितनी जल्दी मसल्स को ग्रो करना है। तो क्या वो भी लोग लेते हैं ऐसे कंपटीशन में जाने के लिए? क्या आप सजेस्ट करते हैं या उनका कोई साइड इफेक्ट्स भी होता है? हाँ जी, आजकल हैं जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में उनको ये रहता है कि हाँ मैं 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में जाऊं और जिम में मेरे को एक अच्छा फिजिक हासिल हो जाए। इन सब चीजों को देखते हुए कुछ स्टेरॉइड्स की तरफ वो चले जाते हैं, तो जिनका ओवरडोज काफी केसेस में देखने को मिला है जो फैटल होता है। तो जो एक बॉडी बिल्डिंग है वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। मुझे भी खुद 6 से 7 साल हो चुके हैं करते हुए, तो इसमें हमें थोड़ा टाइम देना होता है। जितना टाइम देंगे, हम अपना धैर्य से काम करेंगे, मेहनत करते रहेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, अच्छी डाइट फॉलो करेंगे, उतना अच्छा और एक एवरलास्टिंग रिजल्ट रहेगा। जी जो अच्छा दीपक जी, एक स्टेरॉइड्स अच्छा का फिजिक जो है, एक अच्छा फिजिक, अच्छी बॉडी लोगों की नज़र में तो आती ही है, कई और चीज़ों के लिए रास्ता खोल देती है। और पहला रास्ता वो जो दिखता है वो है सिल्वर स्क्रीन का, फिल्मों का, टेलीविज़न का। तो क्या आपने उसमें भी अपना हाथ आजमाया कभी? जी मैं ऑलरेडी 2-3 कंपनीज का ब्रांड फेस हूँ, जिसमें साहिल खान की डिवाइन न्यूट्रिशन और ग्रेनिक गुडीज, मोंटेलिजा बैग्स, इनकी मैं ब्रांडिंग करता हूँ। और इसके अलावा जैसा आपने कहा सिल्वर स्क्रीन पे जाने का मौका मिलता है, तो अभी मेरी एक शॉर्ट फिल्म MX प्लेयर पे अतिरिक्त के नाम से आ चुकी है लास्ट मंथ। और इसके अलावा अभी मेरी हाल में ही नैनीताल में दूसरी फिल्म का शूट कंप्लीट हुआ है, और होपफुली नेक्स्ट मंथ तक वो भी ऑन स्क्रीन आप सभी लोगों को देखने को मिलेगी।
और 2-3 अच्छे सॉन्ग्स हैं जो लाइनअप हैं अच्छे लेबल्स के साथ, अभी उनके साथ जुड़ के भी मैं काम कर रहा हूँ। तो काफी चीजें आगे अभी ओवरव्यू में हैं जिन पे हम लोग काम कर रहे हैं। जी दीपक जी, जैसे आपने बताया कि एक्टिंग में भी आप हाथ आजमा रहे हैं, कुछ शॉर्ट फिल्म्स आपकी आ चुकी हैं, जल्दी हम उन्हें स्क्रीन पर देखेंगे और कुछ चीजें आपकी लाइनअप है। अगर फ्यूचर में आपको इसी तरह ऑफर्स मिलते रहे और आपके पास ज्यादा काम आ गया, तो फिर अपनी ये पुलिस की सर्विस और एक्टिंग दोनों को कैसे आप बैलेंस करेंगे? जी, जैसा मैंने आपको बताया तरुणम जी, मेरे सीनियर्स का बहुत अच्छा सपोर्ट मुझे रहता है। मेरे जो बॉस हैं वो काफी कोऑपरेटिव रहते हैं। जब उन्हें दिखता है, मैं तिहाड़ से पहला एक ऑफिसर हूँ जिसने तिहाड़ जेल को एक ब्रांड के तौर पे नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया, और पिछले 2 साल से नेशनल गेम्स में मेरा गोल्ड मेडल भी आ रहा है। तो मेरी कोई भी इस तरह की रिक्वेस्ट होती है वो जरूर कंसीडर करते हैं, और मुझे उसके लिए जो भी उनसे मदद हो पाती है वो मदद भी करते हैं। अभी लास्ट जो मैंने आपको बताया, अभी मेरा जो लास्ट फिल्म का शूट था उसकी प्रॉपर परमिशन और लीव्स वगैरह सब मुझे ग्रांट की गई, और मुझे मेरे सीनियर्स की तरफ से बेस्ट विशेस भी दी गई। जी दीपक जी, आप क्योंकि आपने बीएड भी किया है और इससे पहले आपको कई सरकारी नौकरियां भी आपको मिली है, लेकिन फिर भी आप इस पुलिस की सर्विस में क्यों आए? क्या मतलब मोटिव क्या है आपका? क्या एम था कि आपको पुलिस में ही आना था? क्योंकि आप बहुत सारी चीजें पहले भी कर चुके हैं, बीएड आपने किया है। जी जी, एक यूनिफॉर्म में रहना एक अच्छा अगर मैं एक बीइंग अ टीचर अगर मैं काम करता हूं तो मैं एक सोसाइटी के लिए एक कोई ऐसा कोई मॉडल पेश नहीं कर सकता। अब मैं यूनिफॉर्म में रहता हूं, मैंने खुद को मेंटेन भी किया है। मेरा शुरू से सपना था कि मैं एक अच्छा फिजिक डेवलप करूं। मैंने जॉब में आने के बाद जिम शुरू किया और अपने सपने को पूरा भी किया। अब मुझे देखते हुए मेरे लोकेलिटी में, मेरे ऑफिस में काफी लोगों का मैं रोल मॉडल हूँ। कुछ लोग मुझे यूथ आइकन भी कहते हैं और मुझे फॉलो भी करते हैं। तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन लगता है, मुझे लगता है कि हाँ, सोसाइटी को अगर मैं सोसाइटी से कुछ ले रहा हूँ उसका रिकॉग्निशन भी है, और मैं सोसाइटी को बदले में कुछ दे भी रहा हूँ। जी। अच्छा दीपक जी, क्या कभी ऐसा होता है तिहाड़ के अंदर कि कैदी आपसे टिप्स मांगे? वो भी अपनी बॉडी बनाना चाहते होंगे और आपसे इंस्पायर होते होंगे कहीं ना कहीं, तो क्या कभी टिप्स भी मांगते हैं आपसे? हाँ, काफी बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। मेरे सोशल हैंडल्स पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम्स आते हैं, और उन डीएम्स में वो अपना जो इंट्रोडक्शन देते हैं वो बताते हैं कि सर, इस टाइम पे मैं आपके पास बंद था, अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, आगे करना चाहता हूँ, तो मुझे बताइए। तो इस तरह के इंस्टांसेस देखने को अक्सर मिल जाते हैं। जी अभय जी, अब क्यों ना एक बारी फिर हम कौसर जी से बात जी करें, बिल्कुल। डॉक्टर कौसर से बात करें और जाने कि आगे किस तरह से काम हो रहा है। ये जो सेकंड ड्राइव शुरू होगी वो कब से शुरू होगी, किन किन लोगों को लगेगा, और उसके बाद क्या लगता है कि भरोसा लोगों का वैक्सीन पर और ज्यादा बढ़ेगा? जी डॉक्टर कौसर। जी, तो देखिए, सेकंड फेज ये लोग जब शुरू करेंगे, तो जब ये फर्स्ट फेज वालों को 4 से 6 हफ्ते के आसपास हो जाएगा। अभी तक ऑल्दो हमारे पास कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन इस बारे में नहीं है, बट अब तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस ही चलता रहेगा। एंड जैसा कि अभी तक इनफैक्ट आप लोगों के थ्रू ही सुनने को मिल रहा है, न्यूज़ वगैरह के थ्रू, कि सेकेंड फेज में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के सीनियर लीडर्स और भी कुछ लोगों को इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा, सो दैट धीरे धीरे करके ये जो लोग वैक्सीनेट होते जा रहे हैं उनका साइज बढ़ता जाएगा। जी अच्छा ऐसा डॉक्टर डॉक्टर कौसर, ये हुआ था कि कई लोग जो इसका विरोध कर रहे थे या जिनके मन में इसको लेकर कन्फ्यूजन था, वो चाह रहे थे कि बड़े लोग जो जैसे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन, इवन प्राइम मिनिस्टर से भी लोग उम्मीद कर रहे थे कि वो लोग वैक्सीन लें जिससे लोगों में एक मैसेज जाए कि हाँ ये सेफ है। तो अब तो खैर ये भी होने जा रहा है, पीएम की भी वैक्सीनेशन की बात आ गई है, तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि स्पीड अप इसकी बढ़ेगी और लोगों के मन में जो कन्फ्यूजन है इसको लेकर, और खासकर मेडिकल फ्रेटर्निटी से आप जैसे एक्सपर्ट जब इसको खुद ले रहे हैं, तो कम से कम ये जो भ्रम है, जो कन्फ्यूजन है लोगों के मन में, उसको दूर हो जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एंड ये सारा का सारा जो प्लानिंग है, मैं इसको अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि बड़े अच्छे से प्लान किया गया है। पहले क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर्स जो कि इतने पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से फ्रंट लाइन के ऊपर थे, सब कुछ अपने ऊपर लेके चल रहे थे, उनको सबसे पहले सपोर्ट किया गया इस चीज़ के थ्रू।
अब सेकेंड लाइन पे मेरे ख्याल से हो सकता है कि पहले कुछ और सोचा हो सरकार ने, बट क्योंकि अपोजिशन वगैरह सब लोग बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री जी हो गए या बाकी मंत्री जो हो गए, वो लोग वैक्सीनेशन अपने आप को क्यों नहीं करा रहे, तो वो भी डिसीजन उन लोगों ने ले लिया। अब प्रधानमंत्री जी खुद भी अपने आप को वैक्सीनेट कराएंगे अगले फेज के अंदर, और साथ में कई सारे सीनियर लीडर्स भी वैक्सीनेट कराएंगे, ताकि मेरे ख्याल से इसका मेन एम यही है कि जो एक मेजोरिटी एक लोगों की है, उनके दिमाग से एक जो भ्रम, एक डाउट, एक सस्पिशन जो है इस वैक्सीन को लेके, वो जितना जल्दी निकलेगा उतना ही ज़्यादा हम सबका फ़ायदा होगा। हमारा देश जो है वो कोरोना से उतनी ही जल्दी टोटल फ्री नहीं तो एटलीस्ट कम से कम सेफ तो हो जाएगा, प्रोटेक्टेड हो जाएगा। अच्छा, अभी पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो बहुत ही तेज़ी से उनमें कमी आई है। तो क्या ये मानकर चलें कि हालांकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं है, कई बार हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन क्या मौसम में तब्दीली के साथ जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, क्या कोरोना का जो इन्फेक्शन है और स्प्रेड जो है या कम होने लगता है? ये इसका ऑनेस्टली अभी तक कोई भी ट्रू एविडेंस नहीं है, क्योंकि अगर हम पूरे विश्व को देखते हैं, पूरे कंट्रीज जितने भी जहाँ जहाँ पे भी कोरोना फैला है, सीजनल कोई भी इम्पैक्ट नहीं दिखता है। सब कुछ एक, मेरे ख्याल से जो हमारे यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है वो एक हर्ड इम्यूनिटी का बेनिफिट हो रहा है। हमारी अपनी जो एक हर्ड इम्यूनिटी हमारी जो एक बढ़ गई है इतने दिनों से कोरोना को फेस कर करके, उसके कारण हमको फायदा हो रहा है, और अब आने वाले समय में ऑफकोर्स वैक्सीन का भी फायदा होगा फिर। तो ये मानकर चले कि जो अभी तक का ट्रेंड रहा है और जो वैक्सीनेशन हो रही है, अगले 6-8 महीनों में हम लोग हर्ड इम्यूनिटी को अचीव कर लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल जी जी। डॉक्टर कौसर, मैं आपसे ये सवाल पूछ रही थी कि कोरोना को लेकर के लगातार दिलचस्प चीजें सामने आती रही हैं। अब एक रिसर्च कह रही है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उन्हें कम खतरा है कोरोना होने का, तो क्या ये सही है? नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है। एंड इनफैक्ट अगर हम देखें तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो थोड़ा अपने आप को ज्यादा रिस्क पे मान के चलें, बिकॉज कोरोना जो है ये मेनली लंग्स में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है। और अगर इम्यूनिटी आपकी कम है, आपके लंग्स की इम्यूनिटी कम है क्योंकि आप स्मोकिंग करते रहे हैं, बिकॉज लंग्स की इम्यूनिटी कम हो ही जाती है अगर आप स्मोकिंग करते हैं, तो वहां पे इम्पैक्ट होने का और ज्यादा चांस है। तरन्नुम, ऐसा लगता है कि ये जो जानकारियां हैं, कभी जानकारी आती है सिगरेट पीने वाले को कम खतरा है, कभी मजाक में लोग अल्कोहल की बात कर लेते हैं कि अल्कोहल, वो सैनिटाइजर में आपके अल्कोहल है तो अल्कोहल कंज्यूम करें। ये लगता है व्हाट्सएप जैसे सोशल साइट्स पर चलने वाली जानकारियां हैं ये। और ये बहुत अच्छा कि आपने पूछ लिया डॉक्टर कौसर से, क्योंकि इससे कम से कम लोगों के मन में ये नहीं आ जाए कि सिगरेट पीने वाले सुरक्षित हैं और शराब वाले भी सुरक्षित हैं। जी जी जी। डॉक्टर कौसर, मेरा एक सवाल यह है कि अगर HIV का कोई मरीज है तो क्या उसको एक वैक्सीन दी जाएगी, उसको वैक्सीनेट किया जाएगा, उसके लिए वैक्सीन सेफ है? नहीं, देखिए ये उसको नहीं दी जाएगी, क्योंकि जो लोग भी ऑलरेडी इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर से, जिसको हम लोग बोलते हैं HIV जिसको बोलते हैं, या इस टाइप के किसी भी डिसऑर्डर से जो संक्रमित हैं, जिनको वो ऑलरेडी इन्फेक्शन है, उनको ये वैक्सीन अभी फिलहाल नहीं दी जाएगी इस जो फेज में है। जब तक कि इसके ऊपर 4th फेज ऑफ ट्रायल नहीं हो जाता है, जब तक इसको नहीं दिया जाएगा, जब तक थोड़ा और प्रूव नहीं हो जाएगी तब तक। जी, आप हमारे साथ बने रहिए डॉक्टर कौसर, हम आपके पास वापस आएंगे। दीपक जी, आपसे बात करेंगे। आप जैसे जो कोरोना का टाइम था वो हम सभी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था, आप लोगों के लिए खासकर बहुत मुश्किल होगा क्योंकि आप तिहाड़ के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हैं। तो वो जो वक्त था उसमें आपने जेल को कैसे मैनेज किया, सोशल डिस्टेंसिंग, इन सब का कैसे ख्याल रखते थे, सैनिटाइजेशन क्या कैसे करते थे? जी, कोरोना के टाइम पे जैसा हम सभी जानते हैं, जेल एक ऐसी जगह है जो कभी बंद नहीं होती। तो जो नए इनमेट्स थे वो कोरोना टाइम में जो नए एडमिशंस थे वो कोरोना टाइम में भी रहे, लेकिन उनमें कमी देखने को जरूर मिली। हम पूरी तरह प्रिपेयर थे, गवर्नमेंट की डायरेक्शंस को फॉलो कर रहे थे, और उस कोरोना टाइम में न्यू एडमिशंस के लिए हमने आइसोलेशन वार्ड एक अलग से बना के रखा, जिसमें कोई भी नया इनमेट आता था तो पहले ऑलरेडी वो बाहर से अपना कोरोना टेस्ट करा के आ रहा था, और उसके बाद एक रिव्यू टेस्ट हम उसका जेल के अंदर आने के बाद करते थे, और उसके एडमिशन के 14 दिन तक उसको हम अलग से आइसोलेशन वार्ड में, जिसपे प्रॉपर वॉच की जाती थी, उस वार्ड में उसको 14 दिन रखा जाता था, और उसके बाद उसको बाकी वार्ड्स में जनरली जैसे दूसरे इनमेट्स के साथ
फिर वहां पे शिफ्ट किया जाता था। और बाकी जो गवर्नमेंट की जो भी डायरेक्शन थी, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन, उन सब चीजों का भी हमने एज पर रूल पूरा जितना हमसे ध्यान रखा जा सकता था उतना हमने ध्यान भी रखा। जी दीपक जी, वक्त कम है लेकिन चलते चलते एक सवाल का जवाब आपसे जरूर लूंगी। जैसे अभी कोविड का दौर है, तो क्योंकि कल 26 जनवरी है, तो किस तरह की तैयारियां चल रही हैं कोविड को देखते हुए? इस बार क्या कुछ अलग तरह से 26 जनवरी मनाया जाएगा? नहीं, अलग तरह से कुछ नहीं। 26 जनवरी एक हमारा एक नेशनल फेस्टिवल है, उसको हम पूरे अच्छे तरीके से मनाने की हमारी कोशिश रहेगी। हमारे पास अभी इसकी कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, लेकिन जो भी हमारे पास अभी तक जैसा हम फॉलो करते आए हैं सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए, 26 जनवरी का जो है फंक्शन, उसका सेलिब्रेशन उसी तरीके से हम अपनी जेल्स में करेंगे। जी जी दीपक जी, जैसे अगर हम 2020 की बात करें तो लॉक और अनलॉक का दौर चलता रहा। इस दौरान क्या क्राइम कुछ कम हुआ या ज्यादा हुआ? क्या कहेंगे, मतलब कैदी ज्यादा आ रहे थे या कम आ रहे थे? शुरू के दिन में तरन्नुम जी, क्राइम का ग्राफ हमें देखने को कम मिला, एडमिशंस हमारे कम थे, और जैसा आपको भी पता होगा कि जो कोर्ट्स काफी लिबरल रही, जेल्स को डिकंजेस्ट किया गया, उनको स्पेशल एक पैरोल 45 डेज की पैरोल दी गई, जो अभी तक टिल डेट भी एक्सटेंड हो रही है। जो कन्विक्ट्स थे या जो पैटी केसेस में थे उनको बेल आउट किया गया पैरोल पे, वो अभी भी बाहर है। 3 से 3,500 लोग। दीपक जी, वक्त की कमी की वजह से यहाँ पर मैं आपको रोक रही हूँ, यानी कि क्राइम कम नहीं हुआ और क्रिमिनल्स का आना भी कम नहीं हुआ। लॉकडाउन में जरूर ऐसा देखने के लिए मिला होगा। दीपक जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और डॉक्टर कौसर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब। थैंक यू। शुक्रिया।